हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पोर्शन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ योर परसेंटेज। परसेंटेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पार्ट जरूर कवर करता है, इसलिए परसेंटेज का एकदम बेसिक नॉलेज होना हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसीलिए इसे हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। ऐसे तो ये यूनिट 6 में है, बट इसे हम लोग को पहले कवर करना पड़ेगा। आप परसेंटेज जब भी दिमाग में आता होगा आपका, आप एक बेसिक नॉलेज से आप लोग को समझ में आता होगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 10%, इसका मतलब है कि ये 10/100 होगा। दैट इज़ ट्रू, बट मैथमेटिक्स में इसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्टर। ओके, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज रीजन ही है पर मीन्स डिवाइडेड बाई सेंट। सेंट स्टैंड फॉर 100। ओके, सो पर 100 amount, what is the amount is given is called percentage. So similarly, अगर आपको बोले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे बोला गया हो 5% इज इक्वल टू हाउ मेनी फ्रैक्शन, तो आप इसे सिंपली बोल सकते हो 5/100, और सिंपली आप इसे अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/20। सिमिलरली 4% अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज़ 4/100 विच इज़ इक्वल टू 1/25। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास हर एक सेकेंड वैल्यूएबल होता है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ बहुत ही फंडामेंटल जो चीज़ें होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज का भी। तो आप सबसे पहला जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो याद कर लो। जैसे 5% मतलब 1/20, 4% मतलब 1/25 होता है। ठीक है, 25% का मतलब आप इसी तरह निकालो, आप देखो 1/4 आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1/2, इसका मतलब कितना परसेंटेज होगा? आप इसका बैक कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। बैक कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। बैक कैलकुलेशन में आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इट्स वेरी इजी। सो ये हो जाएगा 50%। ओके, सो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे 1/6 हो किसका होगा, 1/3 किसका होगा, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं ये एक बार आप खुद से कैलकुलेट करो, ये आपका होमवर्क है, और उसे आप याद रख लो, तो आपका कैलकुलेशन इन फ्यूचर काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इज इट ओके? ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे बस कुछ बेसिक फार्मूलाज याद रखेंगे और हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहली बात तो आप इसमें याद रखना कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज और सिंपली परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में 400 मार्क्स मिले हैं, सॉरी नॉट परसेंटेज, 400 मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स जो था वो था 600। सो 600 में आपको 400 मार्क्स मिले हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपको एग्जामिनेशन में कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? यस, हाउ मच मार्क्स यू गेट इन योर एग्जामिनेशन इन परसेंटेज। पहले सिंपल परसेंटेज निकालना सीखते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ, मुझे 400 मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाई द टोटल मार्क्स इंटू 100। आप ऐसा करोगे? इज इट ओके? तो ये आपका आ जाएगा 2/3 इंटू 100, और इट इज़ 200/3 परसेंटेज। इसको आप चाहो तो और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और अगर इसको आप और क्लोज लोगे तो हो जाएगा 66.67%। तो जब हमें परसेंटेज निकालना होता है, पहले दिमाग में आप ये रखो कि जो आपको कितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था वो आप लेते हो डिवाइडेड बाय टोटल जो अमाउंट होता है इनटू 100। लेकिन जहाँ कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई चीज़ का प्राइस 25 रुपीज़ था और वो इंक्रीज होके 40 रुपीज़ हो गया, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल। अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये एग्जाम्पल लिया था अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं, एक वैल्यू पता है और टोटल वैल्यू पता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये पहला बात हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल 2 है, जहाँ पे आपको इंक्रीज करना हो। एक नंबर जो था 25 था वो 40 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ उसमें। आप हमेशा क्या करोगे, ऊपर का जो ये जो वैल्यू है
यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो फाइनल 40 है, इनिशियल 25 है। ऑलवेज ये करना, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और डिवाइड कर देना जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ओके। सो 25 आप अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज निकल जा रहा है। और साधारण सी बात में है कि ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। आप चेक कर लो, ऐसा ही हो रहा है। ये इंक्रीज किया 25 टू 40, आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया, 15 आ गया, और इनिशियल वैल्यू 25 था, 25 से डिवाइड कर दिया। जब डिक्रीज हो रहा है, देखो 80 से 60 में डिक्रीज हो रहा है, तो आप फिर से क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 60 माइनस 80 इज माइनस 20। ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है डिक्रीजिंग, तो आप माइनस ना लिख के सिर्फ 20 भी लिख सकते हो। नेगेटिव साइन जस्ट शो यू दैट परसेंटेज इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, ओके। सो फाइनल माइनस इनिशियल इज 20 एंड देन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इज 80। और साधारण भाषा में अगर बोलोगे, इंक्रीजिंग के लिए नीचे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं और डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटेस्ट नंबर से। लेकिन इतना अगर आप एग्जाम में भूल जाओ, हमेशा एक सिंपल लॉजिक याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, दैट्स ऑल। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आपको खुद समझ में आ जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव चेंज को कैलकुलेट करते हैं। सक्सेसिव चेंज मतलब क्या, जैसे कि सपोज करो आप एक टेलीविज़न की दुकान पे गए और टेलीविज़न वाले ने इसके ऊपर रेट लगाया हुआ है कि 25% का डिस्काउंट, ओके। अब क्या हुआ, जब आप इसको खरीदने गए तो उन्होंने कहा कि 25% का डिस्काउंट है और आप हमारे पहले कस्टमर हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी इसके साथ मिलेगा। तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। मतलब पहले 25% मिल रहा था, उसके साथ साथ फिर और 5% उसके साथ मिल रहा। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि वो लिखेंगे 25% प्लस 5%। नो, दिस इज रॉन्ग। एंड वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज जब 25% हम लोग ले रहे हैं तो वैल्यू पहले डिक्रीज हो गया, और फिर डिक्रीज होने के बाद 5% मुझे मिला तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगा, तो द रिजल्टेंट परसेंटेज इज नॉट 30%। इसको हम लोग चाहे तो बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा इसका एक तरीका है, मान लो कि पहले अगर आपको x% मिला, फिर आपको y% मिला, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर डिक्रीज करे वैल्यू तो साइन नेगेटिव लेना, सॉरी, और वैल्यू अगर इंक्रीज करता हो तो साइन x और y का पॉजिटिव लेना। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, चलो ये रहा एक एग्जांपल। बोल रहा है इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीजिंग बाय 20%। जैसे डिक्रीज बोला है तो इसको एक्सलेट कर लो, ये -20 हो जाएगा। एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 20%, फिर से डिक्रीज हो गया बाय 20%, तो नेगेटिव है, y भी -20 है। तो बोल रहा है ओवरऑल टोटल डिक्रीज कितना हुआ। देखो ऑप्शन में ऐसा रहेगा 40, इसको कभी भी टिक मत करना। तो आंसर होगा इसका -20, x प्लस वाई, वाई के जगह भी -20 है, प्लस x इंटू वाई बाई 100। तो ये हो गया -40, -20 -40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ऊपर, माइनस इंटू माइनस, और ये हो जाएगा 400/100। सो ये डिक्रीज हो जाएगा -40 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -36%। सो दैट इज योर आंसर। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, तो 36% डिक्रीज हो रहा है। इज इट ओके? अगर ऐसा होता है यही प्रॉब्लम, चलो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। अगर इसमें बोला होता कि पहला कॉन्सेप्ट ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 20%, ना यहाँ पे डिक्रीज की जगह ये अगर क्या कर देता है इंक्रीज बाय 20%, तो y हमारा +20 हो जाता। और ये क्वेश्चन फिर हमें ऐसे करना पड़ता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब यहाँ x जो होता वो -20 बैठता, y जो है +20 बैठता, -20 इंटू +20
बाई 100, और ये कैलकुलेशन देखो -20 + 20 कैंसिल हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -400/100, द रिजल्टेंट इज -4%। तो ओवरऑल उसका परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाता? 4%। इज इट ओके? दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उस वक्त भी ये फॉर्मूला काम में आता है। एक्चुअली ये वैसा ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सक्सेसिव जो है एक ही वैल्यू, एक ही पर्टिकुलर रेट से कोई चीज़ डिक्रीज कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन, जनरली इस तरह के क्वेश्चन पॉपुलेशन बेस्ड ही होते हैं, या फिर कोई सामान का रेट के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। जैसे सोचो कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 5% एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर बोल देगा कि मान लो अभी का पॉपुलेशन है x, तो आज से 15 साल बाद का पॉपुलेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट r है तो आप इसको सिंपली क्या करो, ऐसे भी याद मत रखो, इसको आप लिख लेना 100 + r/100, दैट्स ऑल। 100 + r/100 टू द पावर n इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन। मतलब अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन x था और r का वैल्यू 5% है, तो इसको आप लिखोगे 105/100, और पावर में इसका n का मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 15 था, 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर उल्टा पूछे कि अभी का पॉपुलेशन इतना है और इस रेट से अभी इंक्रीज कर रहा था, तो बताओ कि आज से इतना साल पहले का पॉपुलेशन क्या होगा, पिछला मतलब पास्ट का पॉपुलेशन अगर पूछे तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 100 + r हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, एक और अच्छी बात याद रखना, अगर इंक्रीज बोले ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बोले तो r का वैल्यू पॉजिटिव पकड़ोगे, और अगर डिक्रीज बोले कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो r का वैल्यू नेगेटिव पकड़ोगे। जैसे यहाँ इंक्रीज कर रहा था 5%, तो मैंने प्लस किया, अगर डिक्रीज होता तो -5 पकड़ते। इज इट ओके? आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। बोल रहे द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर। नाउ इंक्रीज देयरफॉर r इज पॉजिटिव, सो +20 पकड़ेंगे। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस मच, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2 years अगो, 2 साल पहले का पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको 576000 प्रेजेंट पॉपुलेशन, ऊपर 100 होगा, नीचे 100 + r होगा, 100 + 20, और पावर में हो जाएगा n, जितने साल पहले का पूछ रहा है तो 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, आपको कैलकुलेशन अपना फास्ट रखना होगा, इसमें आप कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपना कैलकुलेशन फास्ट नहीं रख पाते हो तो आप कुछ भी कर लो, कुछ काम में नहीं आने वाला। ओके, सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी अभी तक। सो इट इज़ 57600 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द डिवीजन। ऑब्वियसली दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 36, दैट विल बी योर speed up of a reaction, and the answer is 450. okay, so फॉर्मूला का प्रैक्टिस करो, जितना फॉर्मूला का प्रैक्टिस करोगे लोग उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम में फास्ट कर पाओगे प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर मान लो कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि अभी का पॉपुलेशन, मान लो 2 साल पहले का जो पॉपुलेशन था वो x था, ठीक
इसी क्वेश्चन को 2 years अगो जो पॉपुलेशन था वो x था और ये 20% करके इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 120/100, यस और नो? तो ये एक साल बाद का पॉपुलेशन हो गया। फिर से एक साल बाद का पॉपुलेशन फिर 20% इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर से इसमें 120/100 कर दो। बहुत आसान है। अगर डिक्रीज का होता है ये मान लो डिक्रीज का होता है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन एक्स था और ये 10% करके डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स था 10% डिक्रीज मतलब 90/100 और फिर से 10% डिक्रीज मतलब फिर से 90/100। मान लो फिर बोला है कि तीसरे साल में ना ये 20% डिक्रीज कर गया तो 80/100 और उसके बाद वाले साल में ये 30% बढ़ गया तो 130/100। बहुत आसान है। ये जो मदर प्रिंसिपल है ये हर जगह काम करता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये कॉन्सेप्ट सबसे आसान है। अगर किसी सामान का प्राइस अभी x है और बोल रहा है कि ये इंक्रीज हो गया है 10%, इसका मतलब इसका प्राइस हो गया है x प्लस x का 10%। मैंने हिंदी लिखा, आप लोग यहाँ पे इंटू दे सकते हो, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए। तो x पहले था और इसका 10% इंक्रीज हो गया है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। का मतलब इंटू होता है और ये हो जाएगा 10/100। तो आप x कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 100 प्लस 10/100, सो दैट इज x इंटू 100 10/100। यही कॉन्सेप्ट हर जगह हम लोग काम करते हैं कि अगर कोई चीज़ 10% बढ़ जा रहा है तो आप उसमें 100 में 10 जोड़ दो ऊपर और नीचे 100 कर दो। देखो ऐसे हो गया। अगर यही चीज़ होता कि अगर मान लो 30% बढ़ गया तो आप क्या इतना कैलकुलेशन करना क्या ज़रूरी है? या आप सिंपली लिख सकते हो x इंटू 130/100। इज दैट इट? अगर यही बोलता कि x जो है ये 25% घट गया तो आप ऊपर क्या करते? 100 से 25 घटा देते तो बचता 75, 75 डिवाइडेड बाई 100। बहुत आसान है। इंक्रीज या डिक्रीज निकालना सबसे आसान होता है परसेंटेज में। इज इट ओके? मैं ये जो लेक्चर्स वगैरह बना रहा हूँ ये एकदम फंडामेंटल बना रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को ये सब पहले से पता हो तो कीप पेशेंस, पेशेंटली देखो और रिकैप करते रहो जो आपको पता है पहले से। तो यहाँ पर देखो यही कॉन्सेप्ट को इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला भूल जाओगे नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला जस्ट आपको समझाने के लिए होता है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। ओके, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। बोल रहा है कि देयर इज़ अ 30% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 30% बढ़ा, 20% डिक्रीज इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में 20% घटा, एंड देन 10% फिर इंक्रीज किया नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। अगर बोल रहा है प्रेजेंट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना है 2288, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 3 साल पहले क्या था? तो लेट कर लो ना, 3 साल पहले उसका प्राइस x था और पहले साल में इसका वैल्यू 30% इंक्रीज किया था तो ये 130/100 हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ये 20% डिक्रीज कर गया तो नेक्स्ट ईयर में ये हो गया 80/100 और उसके नेक्स्ट ईयर में ये फिर 10% इंक्रीज कर गया तो ये हो गया 110/100। और ये जो वैल्यू आया ये हुआ प्रेजेंट वैल्यू, है ना, क्योंकि ये पहले ये 3 साल पहले था और ये सब कुछ कैलकुलेशन करके जो आया वो आया प्रेजेंट, और प्रेजेंट वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2288। तो आप कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लो, दैट्स ऑल, isn't it? सो रिमेनिंग इज़ योर कैलकुलेशंस। और ये कैलकुलेशंस जनरली ऐसे ही बनाए जाते हैं जो आसान हो, तो आप कैलकुलेट कर लो इन सब को। आपको यहाँ 11 दिख रहा है, ये 11 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, सो ईज़िली
हो जाना चाहिए, आई होप सो 208। ओके, एंड देन ये 13 से डिविजिबल है एंड 8 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी योर 2000। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सपोज ₹636 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। 3 में डिवाइड किया गया, ए को ए मिला 20% मोर देन बी। हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इतने से रुपए को डिवाइड किया जा रहा है ए बी सी में, ए को मिल रहा है 20% मोर देन बी, बी को जितना मिला है उससे 20% ज़्यादा मिल रहा है ए को, और बी को 25% कम मिल रहा है सी से। देन शेयर ऑफ सी कितना है, यह है क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको बहुत केयरफुली एक, तीनों या चारों जितने पार्टनर हो उसमें से किसी एक को 100 चूज कर लो आप, लेकिन केयरफुली आप किसको 100 चूज करोगे ये डिपेंड करता है। और उसके बाद हम लोग एनालॉजी लगाएंगे कि अगर ये 100 मतलब इतना है तो इसका मतलब कितना होगा, ये बात की बात है। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में मुझे मिल रहा है कि ए जो है ये बी, इसका बी का वैल्यू जो होगा उससे ये 20% ज़्यादा होगा, और बी का जो वैल्यू होगा वो सी के वैल्यू से 25% कम होगा। तो मुझे अगर सी पता हो तो मैं ए बी और बी दोनों निकाल सकता हूँ, इसीलिए हमने लेट कर लिया कि सी का वैल्यू 100 है सपोज। तो अगर सी 100 होगा तो बी को इससे 25% कम कर दो। 100 जब आपने पकड़ लिया तो परसेंटेज मतलब सिंपल नंबर होता है, तो बी का शेयर हो जाएगा 75%, और 75% से अब 20 बढ़ा दो ए में, तो 75 इंटू 120/100, 20% बढ़ा दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी योर 90। तो यही देखो लिखा है कि अगर C 100 होगा तो B 75 होगा और A 90 होगा। इज इट ओके? ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सारे कैलकुलेशंस यहाँ प्रेजेंट है ऑलरेडी। नाउ अगर मैं इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दूँ तो A और ABC का रेशियो कर सकते हैं हम लोग 90, 75, 100। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 18, 15 एंड 20। नाउ C का जो रेशियो टोटल सम, इन तीनों का सम जो है वो 53 है। अब जैसे हम लोग रेशियो इन प्रोपोर्शन में करते हैं, वो चैप्टर अभी बाकी है, मैं करवाऊंगा। वहाँ पे जिसका भी शेयर निकालना हो, जैसे C का शेयर निकालना है तो C का परसेंटेज, C का रेशियो जो है उसको लिखते हैं 20, सम ऑफ द रेशियो लिखते हैं दैट इज इक्वल टू योर 53 इंटू टोटल मनी। टोटल मनी जो है कितना था 636, तो ये हमारा जो आंसर होगा ये होगा शेयर ऑफ दैट पर्सन। तो ये आंसर आ रहा है 240, सो दैट विल बी योर शेयर। अगर ए का शेयर पूछता, ए को कितना मिल रहा है, तो आप ए का 18 था डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ देयर रेशियो इनटू टोटल नंबर, ये ए का रेशियो मिल जाता, ए का शेयर मिल जाता। ओके, तो यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, आप इसको करना। एक एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता दूँ। यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे जियोमेट्री भी काम में है। तो एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। हमें देखो, अगर ये इसका इनिशियल लेंथ L था और ब्रेथ B था तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ था। अब बोल रहा है इसका फाइनल एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसका लेंथ जो बढ़ चुका है वो 10% इंक्रीज हो चुका है, मतलब ये 110/100 L हो गया है, और ब्रेथ 20% इंक्रीज हो गया है, मतलब 120/100 B हो चुका है। आपको इंक्रीज और डिक्रीज मैंने पहले ही बता दिया है कैसे हम लोग करते हैं। अब जो इसका एरिया होगा फाइनल, ये A1 था, तो A2 आपका कितना आ जाएगा, जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 120/100 B
इंटू 110/100L। इज इट ओके? मैं आपको कॉन्वेंशनल तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं साधारण तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 120 इंटू 110/100 इंटू 100। सो इफ़ यू डिवाइड इट इज़ 12 इंटू 11/100 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये इनिशियल है A1। सो ये मुझे मिल जा रहा है दैट A2 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू A1। सो ये होता था ना वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू हमारा बताता था इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। तो 12 इंटू 11 कितना होगा आपका, कर सकते हो आप। सो दैट विल बी 132। सो 132/100 इंटू A1। तो अब मैं बोल सकता हूँ पहला वैल्यू का 132, तो 100 के बाद जो होता था वो इंक्रीज वैल्यू होता था ना, तो ये 32% इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये तो हमारा कॉन्वेंशनल तरीका हो गया, और सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ना सक्सेसिव इंक्रीज का। तो लेंथ और ब्रेथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, जो आपको पहले समझ में आ जाए। कुछ और प्रॉब्लम्स है, आप प्रैक्टिस करना इनको। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके देन, थैंक यू।